नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी जिसके तहत हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर आपका 3 ये पढ़ रहे थे। इससे पहले हम जो है एक लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का ले चुके हैं, तो वो जो लेक्चर है उसको आप अवश्य देखिएगा इस लेक्चर से पढ़ने से पहले, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आए फर्स्ट लेक्चर का, ताकि जो है नेक्स्ट कंटेंट जो आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएगा यदि आपने वो कंटेंट देखा हुआ तो। ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसके तहत आज के लेक्चर के तहत हम पढ़ेंगे पठार। आपने नाम सुना होगा खूब सारा कि पठारी क्षेत्र है, या भारत के दक्षिण में या मध्यवर्ती भाग कहीं ना कहीं पठारी क्षेत्र का भाग है। तो पठार होता क्या है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पठार ऐसी स्थलाकृति होती है जो कहीं ना कहीं आसपास की भूमि से उठी हो, क्या हो, आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो और ऊपर से सपाट हो। आप मान के चलिए, आपने टेबल देखा है ना, आपके घर में टेबल होगा, आप टेबल को मान के लीजिए पठार, और आपका जो फर्श है वो कहीं ना कहीं मैदान है, और मैदान से क्या हो गया, कहीं ना कहीं जो है आपका जो पठार है वो कहीं ना कहीं ऊंचाई में स्थित होता है। तो इस प्रकार का कोई क्षेत्र जो आसपास की भूमि से ऊपर उठी हो और ऊपर का उसका जो भाग है वो एकदम सपाट हो, प्लेन हो, उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो आपका पठार। आप बस और बस ध्यान रखिए, पठार में क्या है कि जो उसका ऊपरी भाग का जो ढलान होता है, ऊपरी भाग तो सपाट होता है पर उसका जो किनारे का जो भाग होता है वो उसमें थोड़ा ढलान होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। जो आपका किनारों का भाग जो कैसे होगा देखिए बताता हूँ आपको मैं। ये आपका मान के चलिए कोई धरातल भाग है, धरातली भाग, मैदान भाग है, तो अब इसके ऊपर जो पठार बना होगा ना, तो वो पठार ऐसा होगा, इस टाइप का। तो ये भाग जो है ऊपर से क्या हो गया, आपका सपाट हो गया बिल्कुल, और ये इस टाइप का जो होगा ये कहीं ना कहीं आपका पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये पठार। और ये भाग क्या है, ये तो आपका मैदानी भाग हो गया, ये मैदान। तो इस टाइप का जो है आसपास से उठा हुआ भाग, ऊपर से जो समतल है उसको कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपने सुना भी होगा विश्व के खूब सारे पठार, फेमस पठार, और विशेष रूप से भारत में दक्कन का पठार आपने सुना होगा, और विश्व के संदर्भ में देखा होगा, आपने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा या ऊंचा पठार जो है वो है आपका तिब्बत का पठार। सुना होगा ना आपने। तो ये जो पठार है ये भी पर्वतों के समान ही बहुत प्राचीन प्राचीन पठार है। प्राचीन जो पठार भी क्या है, पर्वतों के समान बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने समय में इनका गठन हुआ था। ये चीज़ें आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देना है। चलो देखते हैं कुछ फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें चर्चा करते हैं। इससे पहले देखिए हम ऊपर एक और चीज़ देखिए, एक इसमें देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा जो नदी है वो विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज कहते हैं। इसकी लंबाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी लंबाई लमसम 2500 किलोमीटर है, और इसकी सहायक नदी इसमें आकर मिलती है। इसकी सहायक नदियों के नाम ध्यान है, यमुना और घाघरा जो है, घाघरा है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, और साथ में ये हिमालय से निकलती है। और अन्य नदियाँ जो सोन, गंगा, ये मैदानी दक्षिण से विंध्य की श्रृंखलाओं से आती है। ये भी कहीं ना कहीं आपके सोन और जो है ये भी गंगा के मैदान में दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। तो कुल मिला के गंगा तो बड़ी नदी हो गई, यमुना और घाघरा, और आपकी सोन इसकी कहीं ना कहीं सहायक नदियाँ हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि एक तो कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, दूसरा ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियाँ गंगा में जो है आपकी विंध्य की श्रेणी से आती है, कौन सी हिमालय की श्रेणी से आके मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सहायक नदी क्या होती है, एक नदी बड़ी नदी है उसके साथ में जो छोटी छोटी नदियां अपना जल लाके उसमें समाहित करती है, तो वो सहायक नदी हो जाएगी। तो गंगा तो आपकी बड़ी नदी है, यमुना, घाघरा, सोन, ये सहायक नदियां हैं जो अपना जल लाके इसमें विसर्जन करती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं अपने कंसेप्ट वापस आते हैं। जो पठार है, पठार की परिभाषा देखते हैं। यह आसपास की भूमि से क्या है, उठी हुई है और सपाट भूमि है। यह बताया मैंने जो आपको, ये इसकी कहीं ना कहीं परिभाषा है। इसके किनारे पार्श्व या खड़ी ढलान वाले होते हैं, और कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक इसकी हाइट होती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ हजारों मीटर तक इसकी हाइट होती है। इसमें कुछ आपके प्रसिद्ध जो आपके पठार हैं उसमें से आपका हम देखते हैं। पहला जो फेमस पठार है वो तिब्बत का पठार है। इसके बाद देखते हैं, आपको नाम ध्यान रखना है। आप जब मैप पढ़ रहे हो तो आपके पास
एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए बुक, और साथ में यदि मैप है आपके पास में, डिक्शनरी आपके एटलस है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं इसकी लोकेशन देखिए, तिब्बत की पठार की लोकेशन कहाँ पर है। तो इसको तिब्बत की पठार को हम विशेष रूप से विश्व की छत के रूप में भी जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत हाइट देखेंगे तो 4,500 मीटर, मतलब लमसम 4.5 किलोमीटर है। इसकी हाइट कितनी है? 4.5 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4.5 किलोमीटर जो इसकी हाइट है। तो मतलब सोच के चलिए नॉर्मल सा एक पहाड़ी जितना ये इसकी हाइट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व लमसम 2500 किलोमीटर के लमसम इसका विस्तार है। तो ये आपको विशेष रूप से तिब्बत के पठार के रूप में बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और इसको विश्व की छत के रूप में भी जानते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत के रूप में इसको जानते हैं। किसी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि विश्व की छत के रूप में हम किसको जानते हैं, कि विश्व की छत के रूप में क्या प्रसिद्ध है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो गए, विश्व की छत मतलब क्या हो गया। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि कहीं ना कहीं तिब्बत के पठार को ही कहीं ना कहीं विश्व की छत कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो भारत के अंदर दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेटू है। ये कहीं ना कहीं भारत के मध्य और दक्षिण भाग में स्थित है। भारत का जब मैप देखोगे आप, तो उसके अंदर मध्य और दक्षिण भाग में कहीं ना कहीं आपका ये दक्कन का पठार मिलेगा। और ये भी क्या है, प्राचीन पठार है, और ये ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी क्रिया है उसके द्वारा जो लावा निकलता है उस लावा से बना हुआ है। आप देखते हो जितने भी पठारी भाग है, जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप जो है पूरा पठारी महाद्वीप, पठारी भाग है, तो कहीं ना कहीं वहां पर पहले के समय क्या हुई थी, ज्वालामुखी घटनाएं घटित हुई थी। तो पठार जहां भी निर्मित है अधिकांश क्षेत्रों में वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई थी। प्लेटों में गतियां होने के कारण कहीं ना कहीं विभंग या भ्रंश बने, और कहीं ना कहीं वहां ज्वालामुखी क्रियाओं से कहीं ना कहीं इन पठारों का निर्माण हुआ है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। और आप देखते हो पठारी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलते हैं, खूब सारे संसाधन मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो इसका कारण भी एक बड़ा फैक्टर ये भी है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी घटनाएं घटित हुई थी, जिसके कारण आप उस क्षेत्र में आज क्या देखते हो, खनिज संसाधन देखते हो। तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं आपके ज्वालामुखी से कहीं ना कहीं आपका पठार जो है जुड़ा हुआ है। और इस क्षेत्र के अंदर आप देखोगे काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल मिलती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कपास की खेती के लिए अति उत्तम है। तो कपास की खेती के लिए अति उत्तम जो है काली मृदा है। काली मृदा को कहीं ना कहीं कपास की मृदा कहते हैं। कपास की खेती उस मृदा के अंदर कपास की जो खेती है उस मृदा के अंदर, कौन सी मृदा के अंदर, काली मृदा के अंदर, ब्लैक सॉइल के अंदर होती है अधिक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मृदा का संबंध सीधा हम कहीं ना कहीं जो है काली मृदा का संबंध हम कपास से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथ में हमने जो आपको चर्चा की बात बताई कि बेसिकली इसका जो आर्थिक महत्व क्या है, जो पठार होते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है, इस पर भी हमने आपको चर्चा की बताई है कि ये क्या है, खनिजों का भंडार होता है। आर्थिक महत्व हम देखेंगे कि जो भी जितने भी आपके पठार है वो क्या है, आपके खनिजों के भंडार के रूप में हमारे सामने है। इसमें देखते हैं अफ्रीका का पठार देखें, यदि हम अफ्रीका के पठार में देखें तो पहली बात हम पठारों को क्या कहते हैं, खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, खनिजों का भंडार गृह किसे कहते हैं, आपको पठारों को, जितने भी पठार है उनको हम खनिजों का भंडार गृह के रूप में जानते हैं। और उसमें आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें आप अफ्रीका का पठार देखो, यहाँ पर आपको सोने और हीरे के खनन के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र के रूप में यहाँ पे है। यहाँ पे हीरे और जो है सोने के बहुत सारी खाने हैं, यहाँ खनन किया जाता है। साथ में यदि भारत की संदर्भ में देखें तो भारत में जो है छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर कोयला, लोहा, मैग्नीज इनके प्रचुर भंडार हैं। तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सा, लोहा इसका, कोयले का और मैग्नीज का यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है भंडारण मिलता है। कहाँ पर आपको, ये आपका जो भारत में छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर। तो ये आपको विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके साथ में हम देखते हैं कि भारत जो है यहाँ पर जो है पठारों का जो पर्यावरण है, यहाँ पर आपको बहुत विविधता मिलेगी, डाइवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पर कई पठारों में जो है चट्टानी मिट्टी मिलती है, जिसमें हमने बताया ना आपको कि यहाँ पर जो है काली मिट्टी विशेष रूप से मिलती है जो कपास के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं हुई है तो यहाँ पर आपको लावा भी मिलेगा। तो ये लावा जो है क्या है, उपजाऊ होता है, और काली मृदा कहीं ना कहीं इसमें इस क्षेत्र में विशेष रूप से इस लावा के कारण बनती है।
और साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं आपको, वाटरफॉल्स मिलते हैं, क्योंकि जब नदियाँ प्रभावित होगी तो कहीं न कहीं ऊपरी भाग से प्रभावित होती हुई जब नीचे की ओर गिरेगी तो क्या करेगी, प्रपात का निर्माण करेगी। तो आपको यहाँ पर खूब सारे प्रपात देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें भारत के अंदर या दूसरे किसी देश के अंदर बात करें, तो पहला हम प्रपात बात करते हैं हुंडूर जलप्रपात। ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रपातों का तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वाटरफॉल्स कहाँ पर कौन कौन से वाटरफॉल्स है इस पे आपको फोकस करना है। तो हुंडूर जो वाटरफॉल्स है वो है स्वर्ण रिवर है, स्वर्णरेखा रिवर है उसके ऊपर है, और छोटा नागपुर झारखंड में स्थित है। पहला हमने देखा हुंडूर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, स्वर्णरेखा रिवर पे है, और कौन से क्षेत्र में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड वहाँ पे स्थित है। दूसरा जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है वो शरावती रिवर पे है और पश्चिमी घाट में स्थित है। शरावती रिवर पर पश्चिमी घाट में जो है आपका जो है जोग जलप्रपात है। इसी प्रकार से हम देखते हैं विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जैम्बेजी रिवर पे है और अफ्रीका में स्थित है। तो आपको इसमें से क्या जानना है, एक तो कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सी नदी पे है, ये दो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। विक्टोरिया जलप्रपात जो जैम्बेजी रिवर पे है जो अफ्रीका में है। और अगला जो हम देख रहे हैं नहक कालिकाई, नहक कालिकाई जो है आपका बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी नदियाँ नहीं बहती है, पर वहाँ पे झरने खूब सारे हैं क्योंकि वहाँ बारिश अधिक होती है। तो ये कहीं ना कहीं वर्षा आधारित है। नहक कालिकाई जो मेघालय में, जो मेघालय का जो पठार है ना चेरापूंजी, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये आपको इसका आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा आगे। तो आपको चारों जलप्रपात के बारे में ध्यान रखना है, 3 तो जो भारत के हैं और एक जो है अफ्रीका का है, ठीक है ना। हुंडूर जो है स्वर्णरेखा रिवर पे है छोटा नागपुर में, जोग जलप्रपात जो है शरावती रिवर पे है पश्चिमी घाट में, विक्टोरिया जो है जैम्बेजी रिवर पे है अफ्रीका के अंदर है, और नहक कालिकाई जो है वर्षा पर आधारित है और मेघालय चेरापूंजी में ये जो आपका पठार स्थित है। तो इसको आपको थोड़ा सा और ये विशेष रूप से जो भी पठार हैं, ये पठार आप जो ये आपके प्रपात हैं, ये प्रपात आपको विशेष रूप से पठारी क्षेत्रों में ही देखने को मिलेंगे। इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जिस क्षेत्र में पठार होंगे वहाँ आपको विशेष रूप से प्रपात देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक अगला एक कंसेप्ट और देखा, समुद्र तल। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसकी हाइट जो कंपेयर करते हैं हम, वो हमेशा समुद्र तल से उस हाइट को कंपेयर करते हैं। हमने ये देखा ना एक 340 मीटर, तो ये हमने हाइट कहाँ से देखी है, समुद्र तल से देखी है कि इसकी जो मेघालय में नहक कालिकाई जो आपका वाटरफॉल है उसकी ऊंचाई जो है समुद्र से 340 मीटर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हिमालय की जो ऊंचाई है 8,849 मीटर, जो कहीं ना कहीं हिमालय से है। तो जितनी भी हम हाइट की कंपेयर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आपका जो है समुद्र तल से है। समुद्र तल से हम हाइट की कंपेयर करते हैं। तो इसी में क्या बोला है, समुद्र की सतह का औसत स्तर इसे माध्य समुद्र भी तल भी कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला एक कंसेप्ट जो देखते हैं आगे वो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। उसको कहीं ना कहीं हम कुचिकल के नाम से जानते हैं, जो कहीं ना कहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, कुचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये थोड़ा अपडेट भी है और उसमें कहीं ना कहीं इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट हमने जोड़ा भी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी के संदर्भ में कहीं ना कहीं हम जोग और ये पढ़ते हैं, पर आप यदि कोई और ऑथेंटिक बुक्स पढ़ोगे उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो कहीं कहीं इसका एनसीईआरटी में जो आपका जोग और नहक कालिकाई जो मिलता है, पर इसको कहीं ना कहीं हमने कुछ बुक्स के अंदर हम उसको ये भी देखते हैं कि कुचिकल जो जलप्रपात है उसकी हाइट कितनी है, 455 मीटर है, और हम इसमें देखते हैं नहक कालिकाई जो इसकी है इसकी 340 मीटर है। तो इस हाइट के हिसाब से कंपेयर करें तो कहीं कुचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यदि किसी एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन को आप अच्छे से देख कर कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर आप उस कंडीशन में दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पर आपको तीनों जो ये जलप्रपात है इसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। जो कुचिकल जो जलप्रपात है ये भी एक विशेष रूप से भारत में एक काफ़ी हाइट पे ऊंचाई पे स्थित है जलप्रपात है। अब अगला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं मैदान। अब प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्तृत सपाट और हल्की तरंगित भूमि और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर, कम से कम 300 मीटर हो, उसको कहीं ना कहीं हम क्या मानेंगे, आपका मैदान मानेंगे। तो मैदान के लिए भी आपको ध्यान रखना है समुद्र तल से कम 300 मीटर तक उसकी ऊंचाई हो सकती है, उससे ऊपर नहीं होगी।
उससे ऊपर यदि होगी तो वो पठार की श्रेणी में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 300 मीटर से ऊंचा कोई क्षेत्र हो जाएगा तो उसको हम पठार की श्रेणी में रखेंगे। तो कभी कभी परिभाषा आ जाती है तो ध्यान रखना है। तो मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जो विस्तृत सपाट होती है और हल्का तरंगित धरातल होती है। उसमें जो है कहीं कहीं पहाड़ियाँ और घाटियाँ भी जो हो सकती है और कहीं घाटियाँ नहीं भी हो सकती है, पर सामान्यतः जो मैदान की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। वहाँ पर आप कुल मिला के ऐसा सपाट भाग होना चाहिए जहाँ पर आप यदि सामान्य शब्दों में बोलें तो ऐसा सपाट भाग जहाँ बिल्कुल प्लेन हो, इस प्रकार में हो, कोई भी इस प्रकार की पहाड़ी या घाटी नहीं हो। आपने सामान्य शब्दों में बोलेंगे तो आप उनको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे। और ये सामान्य जो है 300 मीटर से इसकी हाइट अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम कहेंगे मैदान के रूप में परिभाषित करेंगे। वापस देख लेते हैं। विस्तृत सपाट और हल्की तरंगित भूमि, ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से कम। ठीक है ना। और नदियों द्वारा लाई गई गाद, रेत, चट्टानी मिट्टी, तलछट के निक्षेपण से बनता है। इसको हम जलोढ़ मैदान या एलुवियल प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि जो मैदान होते हैं ये सबसे उपजाऊ होते हैं। इसलिए देखते हो भारत के अंदर अधिकांश मैदानों पे जो है अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इसका फैक्टर पीछे कारण क्या है, मेन कारण क्या है, क्योंकि वो उपजाऊ है। वो क्षेत्र कैसा होता है, उपजाऊ होता है। क्योंकि पर्वतों से जो नदियाँ निकलती है वो अपने साथ में क्या लेके आती है, उपजाऊ जो है रेत है, गाद है, ये लेके आती है और वो कहीं ना कहीं तलछट पर जमा कर देती है और मैदानों में जमा कर देती है। और नदियाँ जो है जो ये भूमि उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, उसी में क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत के अंदर सबसे अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। आप देखते हो जितने भी भारत के जो मुख्य पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यूपी का हो गया क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है धान का या खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर साल जो है उपजाऊ मृदा लेकर लाई जाती है आपकी नदियों के द्वारा, और जो है उपयुक्त पानी का जल स्रोत भी उपलब्ध है। इस कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो है सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। और मैदानों में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति मिलेगी, जीव जंतु भी मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर खूब सारी वनस्पति होगी तो उन वनस्पति से कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का भरण पोषण भी होगा। तो आप मान के चलिए जहाँ पर अधिक वनस्पति होगी वहाँ पर खूब सारे जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना है। थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। देखिए आगे, विशेषताएं, महत्व। कृषि, यह भूमि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। भारत के गंगा के मैदान में चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, जुट आदि उगाया जाता है। जब उपजाऊ मैदान होगा तभी तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है फसल को यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। साथ में जनसंख्या देखते हैं, यहाँ पर समतल भूमि है, पानी की उपलब्धता है और परिवहन की सुगमता के कारण यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और भारत की तुलना में देखोगे आप जो है 40% जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में 40% जनसंख्या कहाँ रहती है, गंगा के मैदान में निवास करती है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब किसी क्षेत्र के अंदर उपजाऊ भूमि होगी वहाँ पर अन्न का उत्पादन अधिक होगा, खाने की कोई सुविधा नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी, सुविधा ही सुविधा होगी और परिवहन के लिए व्यवस्था होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर विकास भी होगा और जनसंख्या भी अधिक निवास करेगी। तो ये जो है कहीं ना कहीं भारत के जो इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और देखते हैं भारत की तो कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या इन मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करती है। परिवहन की दृष्टि से देखें, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर सड़कें और रेल मार्ग बनाना आसान होता है और नदियों में नौका संचालन भी इजी होता है, क्योंकि आप जो है मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे नदियाँ जो है विशेष रूप से परिवहन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर परिवहन के लिए भी नदियों का उपयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ में देखते हुए सांस्कृतिक केंद्र, नदियों के संगम पर आप देखोगे और तटों पर प्राचीन सभ्यताएं और तीर्थ स्थल भी विकसित किए गए या विकसित हुए हैं। जैसे प्रयाग है, आपका वाराणसी है, उज्जैन है, हरिद्वार है। तो ये कहीं ना कहीं नदियों के तटों पर, नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये तीर्थ स्थल के रूप में, धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी हमारे प्रतिष्ठा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से मैदानों के संदर्भ में ध्यान रखनी ही है। ठीक है ना। आप मैदानी क्षेत्र में जाओगे ना तो यहाँ आपको, जैसे आप भारत का गंगा का मैदान है, वहाँ पर आप देखोगे गेहूं का उत्पादन बड़े मात्रा में, मक्का उत्पादन, ज्वार, रागी, ये सारी खाद्य फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, यहाँ आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देखते हो कि यदि बहुत सी नदियों के द्वारा यहाँ पर डैम बनाए गए और सिंचाई भी की जाती है। सिंचाई से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है
उच्च स्तर पर उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ पर नदियों के का संगम हो रहा है, जहाँ नदियाँ, दो नदियाँ मिलती है आपस में, उसको संगम कहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक रूप से एक आस्था के प्रतीक केंद्र के रूप में स्थापित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए मैदानी क्षेत्रों में ये ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण कहीं ना कहीं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, एक बछेंद्री पाल के बारे में दे रखा है मैंने आपको एक पर, और एक अरुणिमा सिंह का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, बछेंद्री पाल, क्योंकि बछेंद्री पाल वो महिला थी जो भारत की तरफ से पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 के ऊपर, के सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चलने वाली जो है भारत की पहली महिला थी, उसका नाम था बछेंद्री पाल। और इसको भारत सरकार के द्वारा जो 1984 में पद्मश्री और 2019 के अंदर जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये चीज़ें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि कब पद्मश्री दिया गया, कब पद्म भूषण दिया गया। और जो है बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पे कौन से साल में उसने पर्वत जो है फतेह पाई थी, तो 1984 में। इसी प्रकार से हम देखते हैं अरुणिमा सिंह, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये एक पहली जो है आप कह सकते हैं दिव्यांग महिला थी, जो कहीं ना कहीं आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग व्यक्ति, पहली भारतीय दिव्यांग महिला थी, ठीक है ना। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके साथ में उन्होंने अन्य विश्व के जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर भी चढ़ाई की थी, जैसे अंटार्कटिका के अंदर विंसन गिरिशृंग है, और इनको 2015 के अंदर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है बछेंद्री पाल के बारे में और अरुणिमा सिंह के बारे में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये पहली दिव्यांग थी और ये पहली महिला थी, ये महिला दिव्यांग थी और ये पहली महिला थी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मरुस्थल के बारे में, कि भारत के अंदर जो स्थल रूप है उनमें मरुस्थल भी क्या है, एक ऐसा स्थल रूप है जो, अब बेसिकली आपको ध्यान रखना, मरुस्थल आप सुनते हो तो आपके मरुस्थल सुनते ही आपके दिमाग में रहता है कि मरुस्थल क्या है, जहाँ पर क्या है ओनली क्या पड़ती है, गर्मी ही गर्मी पड़ती है। पर नहीं, मरुस्थल विशेष रूप से हम दो भागों में बांटते हैं मरुस्थलों को। एक मरुस्थल होते हैं आपके शीत मरुस्थल, जिसको हम ठंडे मरुस्थल कहते हैं, और एक मरुस्थल होते हैं गर्म मरुस्थल। ये चीजें आपको मरुस्थल के बारे में ध्यान रखनी है। पर मरुस्थल की विशेषता क्या होती है, मरुस्थल की विशेषता को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है और शुष्क क्षेत्र होते हैं, क्या होगी, वर्षा कम व शुष्क क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं आपके क्या कहलाएंगे, मरुस्थल कहलाएंगे। अब मरुस्थल को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक मरुस्थल होता है आपका, देखते हैं, अत्यंत कम वर्षा और शुष्क, ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है वो मरुस्थल के अंदर आते हैं। इसमें एक हो जाएगा गर्म मरुस्थल, जिसके अंदर हम देखेंगे सहारा अफ्रीका का और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो है थार का मरुस्थल, ये जो है मरुस्थल है जो कहीं ना गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। और सहारा मरुस्थल तो आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया आपको, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसी प्रकार से हम ध्यान रखें, और जो आपका थार का मरुस्थल है भारत के अंदर, ये भी एक जो है आपका गर्म मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल जो भारत का जो मरुस्थल है वो एक विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहाँ जो है मानव निवास करता है, मतलब जहाँ पर जन घनत्व काफी अधिक है। विश्व के अन्य मरुस्थलों में देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम मिलेगा, पर ये जो आपका थार का मरुस्थल है यहाँ पर जो है जन घनत्व भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं ठंडे मरुस्थल के रूप में देखें तो एशिया में गोबी का मरुस्थल, लद्दाख भारत के अंदर है, और अंटार्कटिका है, ये कहीं ना कहीं आपके जो है ठंडे मरुस्थल के रूप में हमारे सामने है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं कि कौन से मरुस्थल ठंडे मरुस्थल है, कौन से गर्म मरुस्थल है, और गर्म मरुस्थल की विशेषता क्या होती है। तो अत्यंत कम वर्षा वाले शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनको मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थलों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, एक ठंडा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल के उदाहरण आपको सहारा जो अफ्रीका सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल भारत पाक सीमा पे स्थित है, ये भी ठंडा गर्म मरुस्थल है। उसी प्रकार ठंडे मरुस्थल में बात करें, गोबी में एशिया का मरुस्थल है जो है, जो गोबी का जो मरुस्थल जो एशिया में स्थित है, लद्दाख में जो स्थित है भारत का जो मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, और अंटार्कटिका में भी जो है ये ठंडा मरुस्थल स्थित है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा एक और, अनुकूल एडेप्टेशन क्या होता है। यहाँ के लोग पौधे और जानवरों से कठिन परिस्थितियों में भी जीने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब जो मरुस्थल में लोग हैं वो कहीं ना कहीं परिस्थितियों से
जो जानवर हैं, पौधे हैं, वो अपने आप कहीं न कहीं इन परिस्थितियों को अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखते हैं प्राचीन संगम साहित्य में स्थल रूप, ये कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट जोड़ा है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा आपको इसमें थोड़ा सा आप एक बार नज़र डाल दीजिएगा, थोड़ा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो प्राचीन संगम साहित्य में स्थल रूप, प्राचीन तमिल संगम कविताओं में 5 प्रकार की दृश्य भूमियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें हम टीने कहते हैं। ठीक है ना। प्राचीन आपका जो संगम साहित्य था, कौन सा साहित्य था? तमिल संगम साहित्य या कविताएं थी, उसमें कहीं ना कहीं हम जो है 5 प्रकार के दृश्य भूमियों की उल्लेख करते हैं, जिन्हें हम टीने कहते हैं। और टीने बेसिकली विशिष्ट देवता, व्यवसाय और मनोदशा से जुड़ी हुई है। अब इसमें टीने देखते हैं विशेष रूप से। पहला है कुरिंजी। कुरिंजी जो है स्थल रूप है, पर्वतीय है, और यहाँ पे मुख्य व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं आखेट और जो आपका संग्रह का काम किया जाता है। ये तो है कुरिंजी। ये कौन सा क्षेत्र है? विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा है जो है मुल्लाई। मुल्लाई जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं वन और चारागाह का क्षेत्र है, और यहाँ पर बेसिकली मुख्य जो व्यवसाय किया जाता है वो किया जाता है आपका पशुपालन। इस क्षेत्र में क्या किया जाता है? पशुपालन जो है लोगों का मुख्य व्यवसाय है। उसी प्रकार देखते हैं मरुदम। मरुदम जो है उपजाऊ कृषि मैदान है, और यहाँ पर कृषि की जाती है। यहाँ पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इसी प्रकार से नेदल। नेदल जो है तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पर मत्स्य पालन और नमक निर्माण का काम किया जाता है। उसी प्रकार से पाले। पाले शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में है, यहाँ पर जो है लूट लपाट, युद्ध और घुमंतन जीवन जीते हैं। घुमक्कड़ जो जीवन है ये जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का कंसेप्ट जोड़ा है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में। ये आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से मैच द फॉलोइंग के अंदर आपसे एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कुरंजी को किस स्थल रूप से जुड़ा गया है, क्या विशेषता है वहाँ पे, मुल्लाई जो है कौन से स्थल रूप से संबंधित है, या मरुदम कौन से स्थल से संबंधित है, उसकी क्या विशेषता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे का कंसेप्ट और देखते हैं। अब साइड में कुछ चीज़ें और मैंने आपको एनसीईआरटी जोड़ रखी, इसमें थोड़ा एक नजर दौड़ा देते हैं। आकस्मिक बाढ़ क्या होती है? स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना, मतलब बहुत सारा जो है जल या बादल फट जाना, उसको कहीं ना कहीं आकस्मिक बाढ़ के रूप में देखते हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जल आ जाए, जल की मात्रा बढ़ जाए, तो उसको कहीं ना कहीं बाढ़ कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं भूस्खलन। भूस्खलन मतलब हो जाएगा पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग का या चट्टान का अकस्मात गिरना। मतलब आप देखते हो किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हो, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक बड़ा सा भूभाग था पर्वत का, नीचे गिर गया, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधि होती है, तो उसको भूस्खलन कहते हैं। अब अगला है आपका हिम एवलांस या हिमस्खलन। पर्वतों से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात चट्टान का टूटकर गिरना, ऐसे प्राय तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम हिमस्खलन या एवलांस कहते हैं। और बादल का फटना तो क्या हो जाएगा? अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना, उसको कहीं ना कहीं बादल का फटने के रूप में हम देखेंगे। अगला कंसेप्ट और देखते हैं साथ में ही, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वेदिका कृषि। वेदिका कृषि क्या होती है? टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ये बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पर ढलानों पर जो है ढलानों पर काट कर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ताकि क्या पानी का बहाव रोका जा सके और मिट्टी का कटाव न हो। और यहाँ विशेष रूप से जो इस टाइप की जो वेदिका कृषि है, टेरेस फार्मिंग है, यहाँ पर चावल की खेती की जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो है आपको जो पहाड़ों को काट कर बनाया जाएगा, ताकि क्या है पानी का बहाव नहीं हो सके और पानी को रोका जा सके और मिट्टी का कटाव न हो। उस क्षेत्र में वेदिका कृषि की जाती है, और विशेष रूप से ये पर्वतीय की ढलानों पर की जाती है। पर्वतों के ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती कैसे की जाएगी? ये पर्वत है, इस पे इस टाइप की खेती की जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान। और वहाँ पर चावल और चाय की खेती की जाती है। उसी प्रकार से देखते हैं लचीलापन क्या होता है? आपदाओं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को हम लचीलापन कहते हैं। और मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के इसके उदाहरण है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से, उन आपदाओं से स्वयं को कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सामंजस्य बिठा लेते हैं उनसे। वरना आप देखोगे मरुस्थलीय क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में लाइफ जो है काफ़ी टफ होती है, पर वहाँ के लोग कहीं ना कहीं उनसे सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। फिर देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का हमने फैक्ट देखा भी था कि 2500 किलोमीटर की लंबी है, और जो इसको इंग्लिश में गंगेस कहते हैं।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और साथ में हमने देखा था कि मध्य दक्षिण भारत में कौन सा पठार पाया जाता है, दक्कन का पठार पाया जाता है, विश्व की सबसे पुरानी पठारों में से एक है। ठीक है ना, यहाँ ज्वालामुखी क्रिया गठित हुई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर इस टाइप की जो पठार नुमा स्थलाकृति आपको देखने को मिलती है। और गंगा के हमने देखा कि गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद से होता है, और इसकी सहायक नदियाँ जो है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसी प्रकार से उपग्रह इमेज देखते हैं, उपग्रह के बारे में देखें तो उपग्रह से कहीं ना कहीं हमने पृथ्वी का जो चित्रण किया है, तो उसमें क्या है, जो क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको सफ़ेद दिखाई देगा, और जो मैदानी भाग है वो कहीं ना कहीं आपको हरा दिखाई देगा, और जो पठारी भाग है वो कहीं ना कहीं आपको भूरा दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं यदि आप इमेज कहाँ से ले रहे हैं, उपग्रह से ले रहे हैं। ये चीज़ें हमने कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दी है। इसमें साथ में देखोगे कि राइट साइड में एक और कंसेप्ट देगा है, भूभाग, मतलब भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक जो खंड होता है उसको हम भूभाग कहते हैं। भौतिक आकृतियों की दृष्टि से कोई भी भूमि का एक खंड है उसको भूभाग कहेंगे। उसी प्रकार घाटी देख लें तो पहाड़ियों के बीच का एक निचला क्षेत्र जो जिसमें नदी जलधारा बहती है, और कहीं ना कहीं घाटी से कभी कभी हम एक पहाड़ को दूसरी पहाड़ में जाने का जो रास्ता होता है उसको भी कहीं ना कहीं घाटी या दर्रा कहते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नीचे कुछ मैंने आपको क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा जो है विश्व छत के रूप में जानते हैं। तो आपको इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ठीक है ना। इसको सब के आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। संगम साहित्य में मुल्लाई शब्द का क्या अर्थ है, क्या दर्शाता है ये, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नीचे आप देखिए मैंने एक आपको इमेज दे रखी है, मैप दे रखा है। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैप के अंदर आप देखोगे विश्व के जो प्रमुख मैदान है, पर्वत है, पठार है, उनको दर्शाया गया है। वेरी मोस्ट मैप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। इसके अंदर विश्व के अंदर कहाँ पर जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ पर आपके पठार हैं, कहाँ पर अब मैदान है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम आप इसको जो है प्रमुख जो आपके पर्वत हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में देखो आपको रॉकीज पर्वत दिखेगा, ये वाला, ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका में देखोगे तो आपको एंडीज मिलेगा, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज मिलेगा। ये आपका यूरोप में यूराल मिलेगा, आपका एशिया में हिमालय मिलेगा, ये आपका एटलस पर्वत मिलेगा, ये अफ्रीका में, ये कहीं ना कहीं। इसी प्रकार से आप देखोगे ये अमेजन का मैदान हो जाएगा, मिसिसिपी का मैदान हो जाएगा, नील नदी का मैदान हो जाएगा, हिमालय में गंगा का मैदान हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र है। और ये कहीं पठारी क्षेत्र के अंदर देखें तो ये पूरी अफ्रीका में पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ये पटागोनिया का पठार हो जाएगा। तो ये